नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष प्रोग्राम पर। यह हाइब्रिड प्रोग्राम हुआ था। हाइब्रिड प्रोग्राम का मतलब है कि ऑनलाइन भी था, ऑफलाइन भी था, दोनों तरह से था। इसमें 3 मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे, एक उप मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन ने इसकी अगुवाई की थी और इसमें जुड़े हुए थे अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री और तीसरे डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के। और बाकी 15 से 20 MPs थे अलग अलग पार्टियों के। लगभग 2-2.5 दर्जन पार्टियों के MPs थे इसमें। और यह ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के तत्वाधान में हुआ था। और इसमें कुछ न्यायाधीश भी जुड़े हुए थे। जस्टिस ईश्वरैया जो है, जो पहले OBC कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। काफ़ी सारे MPs हैं, कुछ पत्रकार भी थे और कुछ प्रोफेसर्स थे, विशेषकर वो जो दिल्ली में रहते हैं लोग। द्रविड़ मूवमेंट से जुड़े काफ़ी बड़े बड़े लोग थे इसमें। और फोकस ये था कि सामाजिक आंदोलन जो है, सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है, उसको कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या क्या किया जाए। दोस्तों, जो प्रोग्राम का मुख्य मुद्दा था उसमें लोकतंत्र बचाओ, सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है उसको कैसे लागू किया जाए, न्यायपालिका में सामाजिक न्याय जो है उसकी जगह कैसे बने, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, इसके साथ आरक्षण के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं वो, और सरकारी नौकरी जो धीरे धीरे करके ख़त्म की जा रही है नौकरियों को, या इनके हिसाब से जो लग रहा है कि नहीं सरकार इस तरह की षड्यंत्र कर रही है, उस पर फोकस था। उसके साथ साथ अडानी का जो सरकार से रिश्ता है, जो अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उस पर भी बातचीत की गई थी। और लगभग सभी लोगों ने इस तरह की बात की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनके सपनों को कैसे पूरा किया जा सके, इस पर भी बात हुई थी। और कैसे मैक्सिमम लोगों को जोड़ा जाए, 80 और 85% और 15% की बात भी उसमें हुई, काफ़ी लोगों ने की। लेकिन कॉन्सेप्ट यही था कि जो मैक्सिमम है उस पर मिनिमम, जो बहुसंख्यक है उस पर अल्पसंख्यक कैसे, मतलब जाति के हिसाब से राज कर रहे हैं, उसकी बात की गई थी। और कैसे किसी किसी के अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, इस पे बात की गई थी। लगभग सभी लोग एक थे। ऐसे कई बार कार्यक्रम डिफोकस हुआ, लेकिन अवधारणा एक ही थी कि सामाजिक न्याय को कैसे मजबूत किया जाए। एक बहुत प्रमुख चीज जो लगभग सभी ने माना और सभी ने इसमें हामी भरी और कुछ लोगों ने काम शुरू करा दिया, इस पे बात हुई, वो है जाति जनगणना। बिहार जाति जनगणना को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर रहा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री इस पे बहुत पहले से बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक जाति जनगणना होगी नहीं, तब तक ये पता कैसे चलेगा, डेटा कैसे मिलेगा कि किसकी स्थिति क्या है, आज़ादी के बाद से कौन सी जातियां विकास के क्रम में ऊपर गई हैं, कुछ लोग वहीं पे खड़े हैं या कुछ नीचे भी गए हैं, इस तरह की बातें भी हैं। जाति जनगणना को लेकर ये बातें होती रहती हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं अखबारों में, लोग अपनी अपनी विचार रखते हैं। इस पर पॉलिटिकल राजनीतिक उबाल भी आता रहता है। बिहार में आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़बरदस्त आंदोलन इस पे हुआ है। और मध्य प्रदेश अभी बिहार से भी ज़्यादा मुखर है। मध्य प्रदेश में तो जनता भी सड़कों पर उतरती है। बिहार में तो एक आध संगठन है जो छिटपुट दिख जाते हैं, विशेषकर वो लोग जो दिल्ली में काम करते हैं जाति जनगणना के मुद्दे पर। लेकिन एक बात जो है दोस्तों, जिसे मैं बाद में रेखांकित करूंगा जाति जनगणना के संबंध में। मित्रों, इस कार्यक्रम में लगभग 20-25 पार्टियों के नेता थे और काफ़ी प्रोमिनेंट लोग थे, काफ़ी नामी गिरामी लोग थे। और कभी वो पार्टियां बड़ी प्रमुख भी रही हैं, जिसमें मैं बताता हूँ कौन कौन सी पार्टियां थी। उसमें प्रमुखता से देखें तो कांग्रेस भी शिरकत कर रही थी, वीरप्पा मोइली थे कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद अशोक गहलोत थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन थे झारखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी यादव थे, और खुद श्री M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे। लगभग
लगभग 3.5 से 4 घंटे वो प्रोग्राम में बैठे रहे, प्रायः सभी लोग बैठे रहे, लेकिन वो बैठे रहे शुरू से अंत तक, जब तक प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ तब तक बैठे रहे। उनके एक MP हैं P विल्सन, पुष्पनाथन विल्सन, जो राज्यसभा सदस्य हैं, पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, वो भी प्रोग्राम में बैठे हुए थे काफ़ी देर तक। उनके एक और नेता TR बालू हैं, वो थे। राजद से मनोज झा थे, और मैं बताता हूँ DMK तो था ही, कांग्रेस भी थी पार्टी उसमें, JMM, RJD, ये थे लोग। CPIM के सीताराम येचुरी जी भी थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी बहुत बढ़िया छोटा सा स्पीच दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला थे। TMC से डेरेक ओब्रायन थे, और NCP से छगन भुजबल थे। आप पार्टी के अग्निवर्षक नेता संजय सिंह थे, तो IUMI के भी एक नेता थे। भारतीय राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, उसके भी नेता थे। और राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक नेता थे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी वहाँ पे थी। MDMK के भी एक नेता थे। YK, VCK के एक नेता थे। MMK के नेता थे। KMD के नेता थे। MDMK के नेता थे। ठीक है, और जो बात हुई इसमें संपूर्णता से जो मुद्दा था वो एक ही मुद्दा था, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और इसके साथ साथ आरक्षण। प्रमुखता से इन्हीं बातों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन मुख्य मुद्दा वही था 2024 को फोकस था कि कैसे अलग अलग पार्टियों के एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। सबकी ये मान्यता थी कि भाई जो हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं, जो जनसंख्या में बहुजन जिनको बोला जाता है, और इस पे बात हुई थी। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी भी दिखी दोस्तों, मेरे हिसाब से, कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी और नॉन पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो बहुत डोमिनेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी रही है बैकवर्ड में, वो लोग ज़्यादा थे, खास करके नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा थे। नॉन पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब जो मझोली जातियाँ हैं या छोटी, जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उसमें से कम लोगों को बुलाया गया था या आए नहीं थे, जो भी हो सकता है। तो ये एक है बात कि उन्हें भी सम्मिलित करना चाहिए था और बुलाया जाना चाहिए था। उन्हें भी लगता कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, राजनीतिक हस्तियां हैं, वो उन्हें सम्मान दे रहे हैं। दरअसल मोदी इन्हीं नीतियों के कारण आ गया। ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार ने बहुत ज़बरदस्त लोकप्रिय काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मामले हैं जिसके कारण सरकार डिफेम भी होती रही है, लेकिन उनकी कुछ अदाएँ हैं, कलाकारियाँ हैं, जिसके कारण वो जीत लेते हैं, और वो यही सब है। वो लोगों को एक तरह से प्रतिनिधित्व देते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मुझे दिखी कि इसमें सामाजिक न्याय की बात करने वाले और जमीन पे काम कम लोगों को बुलाया गया था या आए नहीं थे, जो भी हो सकता है। तो ये एक है बात कि उन्हें भी सम्मिलित करना चाहिए था और बुलाया जाना चाहिए था। उन्हें भी लगता कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, राजनीतिक हस्तियां हैं, वो उन्हें सम्मान दे रहे हैं। दरअसल मोदी इन्हीं नीतियों के कारण आ गया। ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार ने बहुत ज़बरदस्त लोकप्रिय काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मामले हैं जिसके कारण सरकार डिफेम भी होती रही है, लेकिन उनकी कुछ अदाएँ हैं, कलाकारियाँ हैं, जिसके कारण वो जीत लेते हैं, और वो यही सब है। वो लोगों को एक तरह से प्रतिनिधित्व देते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मुझे दिखी कि इसमें सामाजिक न्याय की बात करने वाले और जमीन पे काम करने वाले नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से गायब रहे। यह पता नहीं है कि उन्हें बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था या आए नहीं थे, क्योंकि बिहार में भी हंगामा चल रहा था। नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर के और सामाजिक न्याय को लेकर के, जो नॉन पॉलिटिकल कास्ट है, नॉन पॉलिटिकल कास्ट वो जिनकी प्रतिनिधित्व जिनको बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है, उन्हें दिया है। विशेष करके मुसलमानों में उन्होंने महादलित बनाया, उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को बहुत सारे अधिकार दिए। पासमानदाओं के लिए बहुत काम किया उन्होंने। पासमानदाओं के लिए कोई काम बिहार में ठीक से नहीं हुआ था जिसको नीतीश कुमार ने किया। महिला आरक्षण पे उन्होंने बहुत काम किया है। महिला आरक्षण उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं दिया, नौकरियों में दिया है, शिक्षा में दिया है, स्थानीय निकायों में 50% दिया है, उसमें भी महादलितों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया है। तो वो इस कार्यक्रम में नहीं थे। ऊपर से विपक्ष का एक बहुत बड़ा ये सम्मेलन कहा जाएगा, और
पूरा विपक्ष 2024 को लेकर एकजुट हो रहा है और नीतीश कुमार को उसमें अग्रणी भूमिका में देखा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखा जाना चाहिए, देखा जा सकता है। अभी उधर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन साहब, उन्होंने भी बहुत कमाल का काम किया है, ज़मीन पे काम किया है, बल्कि उनके यहाँ तो कई दशकों से इस पे काम होता है और बहुत बढ़िया हो रहा है। तो नीतीश कुमार का इसमें नहीं दिखना बहुत बड़ी बात है और अचंभा करता है कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने पूर्व में भाजपा के साथ या एनडीए के साथ काम किया है, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़ा नाम है, उसमें मांझी भी थे, जितेंद्र मांझी, तो ये लोग नहीं दिखे, दिखना चाहिए था इनको। या उत्तर प्रदेश में भी कुछ पार्टियां हैं, वो लोग दिखे नहीं, इसमें उनको दिखना चाहिए था लेकिन नहीं दिखे। इसलिए सामाजिक न्याय पर जब भी बात होगी, आरक्षण पे जब भी बात होगी, तो नीतीश कुमार का नाम आएगा। जाति जनगणना की बात सबने की कार्यक्रम में, तो जाति जनगणना को बहुत मजबूती से सबसे पहले नीतीश कुमार नहीं बोला। ऐसे कुछ संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीतीश कुमार ने उसकी अगुवाई की। प्रधानमंत्री से भी लोग मिले और काफ़ी आगे बढ़ के काम किया उन्होंने। उसके बाद कई स्टेट्स में इस पे बात होने लगी। मध्य प्रदेश में तो बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं जहां इन चीज़ों की सुगबुगाहट नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश में होने लगा, हरियाणा में बातचीत होने लगी, राजस्थान में बातचीत होने लगी। बहुत सारे स्टेट्स बताने लगे कि भाई हम भी जाति जनगणना कराएंगे खुद से, केंद्र तो कराना चाहती नहीं है। तो ये इन पार्टियों ने कराने की बात कही। तो जाति जनगणना बहुत बड़ा टूल है अगर ऐसा है तो ओबीसी के लिए और सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं उनके लिए। तो उस पर लेकिन नीतीश कुमार का इसमें अनुपस्थित होना थोड़ा सवाल खड़ा करता है, लेकिन हो सकता है कुछ बात रही हो तो वो उसे उन लोगों को क्लियर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और इजाज़त दीजिए हमें। द नीति देखते रहिए और अपना सुझाव दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इनबॉक्स में जाकर हमें अपनी राय भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में राय भी दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।